नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और अर्थव्यवस्था के अंदर हम हर एक पॉइंट को, हर एक क्षेत्र को काफ़ी गहराई से समझ रहे हैं। हर एक डेफिनेशन को हम अच्छे से देख रहे हैं ताकि हमको अर्थव्यवस्था समझ में आ जाए, न कि सिर्फ आंकड़ों को रटना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज से ही पूछे जाते हैं इसके अंदर। एमएसपी को लेकर पूछ लिया जाए, जीडीपी को लेकर पूछ लिया जाए, जीवीए को लेकर पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय आय को लेकर पूछ लिया जाए, तो उनमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपको पढ़ के उस लैंग्वेज को समझ के आंसर देना होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तर्ज पे आपको सारी चीज़ें समझाई जाए। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज की हमारी क्लास में जो इकोनॉमिक्स है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो आज़ादी के समय से हम शुरुआत करेंगे और समझेंगे, और निरंतर हमारी क्लास आगे बढ़ती रहेगी ताकि हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और हमारा तृतीय क्षेत्र, ये तीनों चीज़ें आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन भी हो, अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में भी आए, और जो आंकड़े हैं वो आपको रटने ना पड़े, वो आपके हूबहू आपके अंदर उतर जाए। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो विषय है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम आज़ाद होते हैं उससे पहले भी अर्थव्यवस्थाएं चलती रही है। वो जो नीतियाँ थी वो अंग्रेजों की नीतियाँ थी। अंग्रेजों के द्वारा ही सारी प्रोग्रेस की जा रही है। लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये थी कि भारतीय जो कच्चा माल हुआ करता था वो ब्रिटेन में जाता था। ब्रिटेन में पक्का माल तैयार होकर वापस सिर्फ भारत में नहीं, वो भारत के एशियाई जो देश हैं उन सारे देशों में वो वापस बन के आ जाता था। तो इस तरह की प्रोसेस हुआ करती थी। हम हमेशा डेफिनेशन के रूप में यही देखते हैं कि भारत से कच्चा माल बन के विदेश में जाता था, ब्रिटेन में जाता था, वहाँ से वापस पक्का माल बन के भारत आता था और भारतीयों को बेचा जाता था। ये सच है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जैसे कि भारत में कोई वस्तु बनी, ठीक है, यह वस्तु ब्रिटेन में गई, यहाँ पे यही वस्तु विनिर्माण हुआ इसका, और ये वापस विनिर्माण होकर वापस आई। लेकिन ध्यान रखना, ये भारत में नहीं आई, ये काफी सारे देशों में आई। यही वस्तु विनिर्माण होकर काफी सारे देशों में आई। समझो इस चीज को। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जितने भी अंग्रेजों के उपनिवेश देश रहे हैं वहां पे यही स्कीमें लागू थी। भारत के अंदर मसाले हो गए, कपास हो गया, और कपास से तैयार जो सूती वस्त्र कपड़ा है वो ये हो गया। जो ये प्रोसेस थी भारत के अंदर, अब जो भारत में जो हमको यही चीजें मिलती हैं, लेकिन विदेशों में, दूसरे दूसरे देशों में वो चीजें नहीं थी, तो भारत से वो प्रोडक्ट दूसरे देशों में ज्यादा बेचे जा रहे थे। उसी तरह दूसरे देशों के प्रोडक्ट भारत में बेचे जा रहे थे। लेकिन जो विनिर्माण का जो चल रहा था, जो प्रोसेस विनिर्माण की चल रही थी, वो किसके हाथों में थी? ब्रिटेन के हाथों में थी। यही कारण है कि अंग्रेज इतना छोटा देश होते हुए भी, ब्रिटेन इतना छोटा देश होते हुए भी उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी। कारण क्या था? इधर का कच्चा माल यहाँ पे, और यहाँ से पक्का माल इन देशों में, इन देशों का कच्चा माल यहाँ पे, यहाँ से पक्का माल यहाँ पे। अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का, वो यही है कि औपनिवेशिक के दौर में भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है वो किस प्रकार थी, और किस प्रकार भारत ने फिर आगे बढ़कर अपना काम किया और अपनी हाथ में पूरी शक्ति या संप्रभु राष्ट्र बना, और बाद में टिका भी रहा। क्योंकि काफी सारे राष्ट्र ये सोच रहे थे कि भारत आजाद होने के बाद इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट कैसे भरेगा। ये भी सोच रहे थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार कैसे देगा वो, क्योंकि बिना रोजगार, बिना पैसे के भारतीयों का पेट भरना मुश्किल था, मुमकिन नहीं था। लेकिन हमने वो किया। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला पॉइंट जो हमारा है इकोनॉमिक्स के अंदर, वो है स्वामित्व के आधार पर। देखो, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व में जो स्वामित्व है ये, इस शब्द को ध्यान से देखो आप। इस शब्द में आपको स्वामी दिख रहा है, ठीक है, स्वामी दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो। अब स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी कौन होते हैं? या तो जमीन के स्वामी हो गए या राष्ट्र के स्वामी हो गए, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। मतलब कि इसमें दो क्षेत्रों को हम शामिल कर सकते हैं। पहला क्षेत्र है, ये दे देते हैं उसको असंगठित क्षेत्र, और एक भी दे देते हैं इसको संगठित क्षेत्र।
आपके मन में दूसरा विचार आ रहा होगा, वो सही है देखो, लेकिन हमने इसलिए इनको लिखा, इसका कारण है। आपके मन में अगर आपने स्वामित्व के आधार पर पढ़ा होगा तो आपके मन में आ रहा होगा कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आ रहे होंगे या फिर दोनों का मिश्रण आ रहा होगा। लेकिन इस चीज को जब समझेंगे तब वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखना यहाँ पे क्षेत्रों की बात करें तो एक इसमें शामिल होता है निजी क्षेत्र, ठीक है, एक शामिल होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक शामिल इसमें क्या होता है, वो होता है दोनों। ठीक है, अब आपके सामने एक्सप्लेन होगी चीजें कि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र, लेकिन ये दोनों क्या है फिर इनको समझो। ये है कार्य के आधारित, कार्यों के आधार पर क्षेत्र, लेकिन हमने इनमें क्यों शामिल किया? जब हम आजाद हुए तब हमारे सामने दो समस्याएं थी, एक तो कि हमारे राष्ट्र को चलाना, दूसरा जो कृषि भूमि है जहाँ से हम प्राथमिक चीजें पैदा कर रहे हैं। देखो, प्राथमिक चीजें पैदा करने का मतलब ये है कि या तो हम जंगलों से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम पहाड़ों से खनिज प्राप्त कर सकते हैं, या हम खेतों से फसलें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उत्पादन कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमारे सामने मौखिक रूप से और प्राथमिक चीजें हैं। चौथी चीज है कि हम जल के द्वारा मछलियां प्राप्त कर सकते हैं ताकि हमारे राष्ट्र को भोजन मिल सके। जो प्रोटीन खाते हैं, जो जिनको प्रोटीन की आवश्यकता है, जो मांस मछली खाते हैं वो चीजें, क्योंकि आजादी से पहले ही तो जानवरों का शिकार करके खाया जा रहा था, तो मांस खाना ये तो भारत में प्रोसेस हमेशा चलती रही है। अब समझो इस चीज को कि हम अगर निजी क्षेत्र में जाएं तो हमारे देश में एक थी गरीबी, ठीक है, एक थी औद्योगिक असमानता। इसका क्या मतलब है? अगर हमारा राष्ट्र उद्योगों में पैसा लगाए तो या तो निजी क्षेत्र में लगाएगा या सार्वजनिक क्षेत्र में लगाएगा। अब सरकार कहे कि आपकी फुल मदद की जाएगी और निजी क्षेत्र में हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, ये कंपनियां हम खोलने के लिए तैयार हैं और ये कंपनियां भारत को विनिर्माण के लिए लगाई जाएगी, ठीक है, भारत के विनिर्माण के लिए, मतलब भारत की प्रोसेस के लिए। दुनिया यही चाहती थी कि भारत के अंदर हम कंपनियां, अपनी कंपनियां खोलें, लेकिन भारत सरकार ये नहीं चाहती थी। भारत सरकार चाहती थी कि जो हमारा राष्ट्र है वो इन निजी हाथों में ना चला जाए, हमें अपने राष्ट्र को अपने हाथों से बनाना पड़ेगा। जब एक बार हम इस राष्ट्र को तैयार कर लेंगे, जब बना लेंगे, उसके बाद निजी कंपनियां भी आए तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी सार्वजनिक जो कंपनियां हैं वो इनको टक्कर देती रहेगी। जैसे कि बीएसएनएल, बीएसएनएल जब बनाई गई, एक एग्जाम्पल है ये, जैसे बीएसएनएल जब बनाई गई तो बीएसएनएल आज अगर मान लो कि 5G है और अगर वो शानदार तरीके से काम कर रही है तो दूसरी जो भी कंपनियां हैं वो बीएसएनएल को टारगेट देने के लिए काम करेगी। तो अगर वो कंपनियां ज़्यादा पैसे बढ़ाती है अपने क्षेत्र में, जैसे कि रिचार्ज हो गया, ज़्यादा बढ़ाती, और अगर बीएसएनएल सस्ते में दे रही है तो लोग वहाँ से छूट के बीएसएनएल में आ जाएंगे, तो वो कंपनियां, बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी है उसका भी ध्यान रखेगी। अब चाहे निजी कंपनियां 10 खुल जाए, 15 खुल जाए या 50 खुल जाए, लेकिन सरकारी कंपनी एक बीएसएनएल है। अगर बीएसएनएल से वो ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोचेगी तो इधर सारे लोग बीएसएनएल में आने लग जाएंगे। तो वो कंपनी के साथ एक डर भी है, और दूसरी चीज़, उस कंपनी को जो लाइसेंस वाला जो काल था वो भी अब नहीं देखना पड़ रहा है। तो दोनों चीज़ें हमारे प्रोसेस में है। तो हो सकता है कि यही सोच के सरकार ने किया हो। अब कैसे देखना, गरीबी, असमानता, और एक चीज़ और इसमें शामिल की जाती है वो है क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रीय असमानता भी आप कह सकते हो, औद्योगिक असमानता भी आप कह सकते हो। एक व्यक्ति है जिसके पास तो लाखों रुपए है, एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं, वो कैसे उद्योग खोल पाएगा? असमानताओं की बात करें तो आपको पता है कि हमारा देश धर्म में विभाजन के दौर से गुजरा, जातियों में बटा हुआ हमारा देश था, तो वो असमानताएं यहाँ पे, काफी सारे लोगों को जंगलों में रहने पे मजबूर किया गया था, आपको पता है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय असमानता हमको मिलती है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिखता है, प्रधानमंत्री कौन था यहाँ पे? तो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये दृष्टिकोण सामने आया, ये नेहरू दृष्टिकोण कह सकते हैं। क्या, कौन सा दृष्टिकोण था ये? नेहरू दृष्टिकोण था। अब एक बार आप इनको लिखिए, पहली लाइन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरे पॉइंट में लिखना कार्यों के आधार पर असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र, फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है, अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने बात की नेहरू दृष्टिकोण की, नेहरूवादी दृष्टिकोण भी आप कह सकते हो, नेहरू दृष्टिकोण की हमने बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनको लेकर। अब सिर्फ यहाँ पे जो नेहरू जी जो थे प्रधानमंत्री थे, ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की नीति है। वो प्रधानमंत्री थे तो हम कह सकते हैं कि नेहरूवादी दृष्टिकोण था, लेकिन काफी सारे नेता, यहाँ पे एक ऐसा दौर था ये, जो आजादी के बाद कई सालों तक चला, 30-40 सालों तक ये दौर चला। आप देखिए कि जब उदारीकरण जब आया, जब कंपनियों को स्वतंत्र करने की जब बात आई, तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को भेजा गया। तो ये ऐसा दौर था जहाँ पे सरकार ये नहीं देखती थी कि हमारे पार्टी के कौन है, बल्कि वो योग्यता देखती थी नेताओं के अंदर कि इससे योग्य नेता कौन है, जिनको विदेश में भेजा जाए या जिनको गाँवों में भेजा जाए या नीतियाँ बनाने के लिए उनको आगे लाया जाए। आज का दौर बिल्कुल अलग है। आज का दौर हम विपक्ष के नेता को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, ठीक है? चाहे राज्यों के अंदर हो, चाहे सरकार कोई सी भी हो, हम दूसरी सरकार के लोगों को सरकार में देखना ही पसंद नहीं करते। ये दौर अलग था और वो दौर अलग है। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। ठीक है? आगे बात करते हैं। नेहरू दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो हमारे सामने दिक्कत ये आती है कि एक हमारी अर्थव्यवस्था थी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम अपना सकते थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक हमारी अमेरिका वाली जो अर्थव्यवस्था अभी चलती रहती है, वो है अ, निजी अर्थव्यवस्था, या इसको कह देते हैं हम, एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक और है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निजी भी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप सोचिए कि भारत को कौन सी अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए थी यहाँ पे? ये दोनों है, तो भारत कौन सी अपनाएगा? मुमकिन है कि आप कहोगे कि भारत गरीब देश है तो समाजवादी अपनाएगा। काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, भारत को वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लेनी चाहिए थी, क्योंकि आगे चलकर भी तो भारत ने पूंजीवाद का समर्थन किया बाद में 1991 में एलपीजी जो लागू हुए थे, लाइब्रेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जब लागू हुए थे तो देखो, समझो यहाँ पे बात को, भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकता था, क्योंकि भारत के पास था क्या? सारी चीज़ें तो ब्रिटेन में ले जा चुके थे। हमारे अंदर जो राजाओं के जो खजाने मिलते थे वो ब्रिटेन चले जाते थे, जो हमें मूर्तिकला मिलती थी, अंग्रेज जी कहते थे कि इनको हम देखेंगे, इनको परखेंगे, समझेंगे कि ये कब की है, कौन सी लिपि है, ये के नावों में भर के वो ब्रिटेन ले जाते थे। जो कीमती जो धातुएं हमको मिलती थी यहाँ पे, वो ब्रिटेन चली जाती थी। कुछ नहीं बचा था 1947 के दौर तक भारत के पास। 17वीं शताब्दी के अंदर भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, एशिया का सबसे अमीर देश था। भारत के पास सबसे ज़्यादा सोना था, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन बाद में कुछ नहीं बचा। अब भारत अगर चाहे भी तो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकता था, क्योंकि भारत के पास कुछ नहीं बचा था। 35 से 40 करोड़ लोगों का पेट भरना सिर्फ समाजवादी अर्थव्यवस्था में रहकर हो ही नहीं सकता था। तो एक पहलू, एक आंसर ये भी है कि समाजवादी व्यवस्था अपनाना काफ़ी मुश्किल था भारत के लिए। लेकिन पूंजीवाद के चक्कर में ही तो रियासतें बनी है भारत के अंदर, पूंजीवाद के चक्कर में ही तो अंग्रेज भारत में आए हैं, पूंजीवाद के चक्कर में ही तो लड़ाइयाँ हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, योग्यताओं पर बात की जा रही थी। जो राजा ताकतवर होगा वही राजा राज करेगा। और सिर्फ आप देखिए ना कि राजपूत ही राजपूत से लड़े जा रहे थे, कारण क्या था? ये पूंजीवाद ही तो था, पैसे ही तो थे, पावर ही तो थे, जिनके पास जितनी योग्यता वो लड़े जा रहे थे। ठीक है, तो ये स्थिति भारत पूंजीवाद के हाथों में देना नहीं चाहता था। और यहाँ पे तो बात आ रही थी अमेरिका रूस जैसी अर्थव्यवस्थाओं की, जो भारत को फिर से मतलब गुलाम ही बना दे, इस तरह की सोच। आज भी अमेरिका का आप सोच देख लीजिए, ट्रम्प क्या क्या बोल रहा है बार बार, तो ऐसी व्यवस्था। तो भारत ने क्या किया यहाँ पे? भारत ने किया कि हम किसी राष्ट्र के साथ नहीं जाएंगे, हम अलग ही जाएंगे, और भारत ने दोनों मॉडल को अपना लिया। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया। आगे क्या हुआ जब अपनाया, और इसी को हम कहते हैं नेहरू दृष्टिकोण। देखो, भारत ने कहा कि निजी हाथों में हम पैसे कहाँ से दें जब भारत सरकार के पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज थी, और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने उठा कि क्या लोग हैं, उनके पास पैसे हैं कि वो अपनी कंपनियां खोल सके? तब भी सवाल जवाब यही आया कि एक तो कोई लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि कंपनियां खोलने में, क्योंकि उनको भी डर था कि भारत अभी नया नया है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वो हम कंपनी खोले और वहाँ पे वो चीज़ें खरीदने आए। तो एक तो डर ये। दूसरा डर कि भारत सरकार ने खुद ही कहा था कि हम निजी क्षेत्र में उनको आगे तो लाएँ लाएँ, लेकिन लाएँगे कहाँ से? उनके पास तो पैसे ही नहीं है कंपनियाँ खोलने के लिए, चलाने के लिए। क्योंकि
यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी, यहाँ पे योग्यताओं पे बात होगी, यहाँ पे नवाचार के साधन ढूंढने पड़ेंगे। आप हो, आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है, दोनों ने एक कंपनी खोली कपड़े की। अब आपको उससे बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सामान बिकेगा, और जब आप बेहतर करोगे तो आपसे बेहतर उसको करना पड़ेगा, तब जाके उसका सामान बिकेगा। ये प्रतिस्पर्धा होती है, ये योग्यताएं होती है। योग्यता का अर्थ होता है कि आप एबिलिटी आपके अंदर कितनी है, ये नहीं कि डिग्रियां आपके पास कौन सी, एबिलिटी आपके अंदर कितनी है। तो ये दोनों चीजें थी। अब क्या की हुआ क्या यहाँ पे, आप देखिए रक्षा, ठीक है, आप देखिए रेलवे, आप देखिए उद्योग, उसके बाद और है जो आधारभूत संरचनाएं आती है इसके अंदर, आधारभूत संरचनाओं का मतलब है कि हमारे देश के अंदर शुरुआती जो व्यवसाय सरकार के द्वारा चलाए गए, ये सारी चीजें आप किसमें शामिल करोगे मुझे बताओ? निजी क्षेत्र में शामिल करोगे या सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करोगे? आप कहोगे कि रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, जो भारी उद्योग हो गए, जैसे भिलाई स्टील कारखाना जो खुला उद्योग है, राउरकेला उद्योग है, ठीक है, तो ये है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, भारत के अंदर बांधों का निर्माण हो गया, बांधों का निर्माण हो गया, ठीक है। कितने बांध भारत के अंदर बनाएंगे, किसके द्वारा बनाएंगे? सरकार के द्वारा, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा। तो यहाँ पे सीधी सी लाइन है कि इन सबके लिए पूंजी नहीं थी निजी क्षेत्रों के पास, ठीक है। किनके लिए? इन सब के लिए। अब कोई निजी क्षेत्र बांध क्यों बनाएगा मुझे बताइए, और बांध बनाने से निजी क्षेत्र को मिलेगा क्या? और जितनी कीमत उस बांध बनाने को लगेगी, उतनी कीमत क्या लोग अदा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने सिस्टम निकाला, लोगों से थोड़ा थोड़ा टैक्स इकट्ठा किया, और फिर उसी टैक्स को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ इन चीज़ों में लगाना शुरू किया। ठीक है, एक बार आप इनको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखना, ये जो हमने सारी बात की, हम इसको एक नाम दे सकते हैं, और वो कह सकते हैं हम औद्योगिक नीति 1956। ये हम बात कह सकते हैं इस नीति को लेकर। समझना, यहाँ पे हमने कहा कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम करना शुरू किया। अब इसलिए कहा हमने कि देखो, 1991 में हमने क्या किया? 1991 में हमने हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को विदेश में भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमको उदारीकरण के लिए बात करनी थी, हमको स्वतंत्रता के लिए बात करनी थी। जो हम ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एलपीजी जो हम कहते हैं, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, और फिर प्राइवेटाइजेशन, ये सब जब हम बात करते हैं तो उनके लिए हम 1991 में विदेश में जाना पड़ा। हमने हमारा सोना गिरवी रखा था, हमने भारत से छुपा के अपना सोना जूरिक बैंक और लंदन के बैंक में भेजा था। हमने उसको हवाई जहाज के माध्यम से नहीं, हमने ट्रक के माध्यम से नहीं भेजा था हवाई अड्डों पर, हमने उनको पुलिस वैनों में भेजा था, ताकि भारत को ये पता ना चले कि हमारा देश का सोना गिरवी रखा जा रहा है। ये बात है, ये उदारीकरण के दौर में हम समझने वाले हैं आगे। लेकिन 1991 में ऐसी क्या हुई थी प्रोसेस? जो समाजवाद का दौर हमने कहा ना आपको, सच्चाई और ईमानदारी के साथ, हुआ ये कि सरकारें पैसे बांटना शुरू कर दिया। मतलब हमारे पास जितना राजस्व है, उस राजस्व से ज्यादा तो हमने लोगों को वोट लेने के लिए बांटना शुरू कर दिया, पैसा देना शुरू कर दिया, उनके लिए सब्सिडी देना शुरू कर दिया, आप हाथों में पैसे देना शुरू कर दिया। जब वोट के टाइम पे काफी सारे राज्यों ने पैसे बांटना शुरू किया, तो राजस्व ही खत्म हो गया, हमारा काफी कम हो गया। फिर जो हमारे पास सोना बचा था, उस सोने को हमको गिरवी रखना पड़ा। लेकिन उस वक्त अगर आप मान के चलिए कि हमने अगर ये अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवाद में से किसी एक को हम चुन लेते वहां पे, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम नहीं चुनते, इनमें से हम चुन लेते, तो 1991 का दौर हमारा खत्म हो चुका होता। 1991 में हमने हमारे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर बात थी, हमारे राष्ट्र के, मतलब आप सोचिए कि जो नीति निर्माता थे, जो संविधान लिखने वाले थे, उनके सम्मान पे ये बात थी। 1991 में हमको किसने बचाया?
हमको इस पूंजीवाद ने बचाया। कारण क्या था कि हमारे पास ये पावर जो थी वो बची हुई थी, और ये पावर थी सेवा क्षेत्र के अंदर। हमने इसी दौर में हमारा ज्ञान विदेशों में बेचना शुरू किया। हमने इसी दौर में विदेशों से जो कंपनियां थी उनको भारत में बुलाना भी शुरू किया। ये उदारीकरण का जो दौर था अगली क्लास में हम समझेंगे। काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है। ये क्लास आपको कैसी लगी, जानकारी समझ में आई या नहीं है? डेफिनेशन के रूप में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आप उनको गलत ना कर सको, इसलिए हम थ्योरी के साथ इन बातों को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।